हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्टॉक मार्केट चैनल में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक कहानी के द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी फाइनेंशियल फ्रीडम किसमें होता है, रेंटल इनकम में होता है या डिविडेंड में होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मिलिए मिस्टर अभिनव श्रीवास्तव से। यह रिटायर्ड बिज़नेसमैन हैं और उनके 2 बेटे मुकेश और अनिल। अभिनव ने अपने लाइफ टाइम में कुछ सेविंग्स की थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो अपने बेटे को अपना-अपना हिस्सा दे दें। ताकि वो अपने हिसाब से उसे यूज़ कर देंगे, तो उन्होंने अपने बेटे को 1-1 करोड़ रुपए का देने का फैसला लिया। दोनों बेटे फाइनेंशियली स्मार्ट थे, तो उन्होंने उसे वेस्ट करने के बदले इन्वेस्ट करने का फैसला लिया। तो अनिल ने डिसाइड किया कि वो अपना पूरा पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे और रेंटल इनकम पर रिटायर होगा। और दूसरी तरफ मुकेश हमेशा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड था, तो वो 1 करोड़ रुपए स्टॉक में इन्वेस्ट करने का फ़ैसला लिया। तो जब भी हम इंडियन कोई बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको विरासत में बड़ी कीमत मिल जाती है, हमारे पास ज़्यादा पैसा जमा हो जाता है, तो मेजॉरिटी लोग कहाँ इन्वेस्ट करने की सोचते हैं? तो इसका आंसर प्रॉपर्टी में, क्योंकि हम हमेशा अपने बड़ों से ऐसी बातें सुनते हैं कि किसी अंकल ने 20-30 साल पहले 10 लाख की प्रॉपर्टी ली थी और आज के डेट में उसकी वैल्यू करोड़ों की हो चुकी है। और उससे उनको 30-40 हज़ार मंथली रेंट भी मिलता है, जिससे वो घर बैठे-बैठे पैसे कमाते हैं। तो इंडिया में फाइनेंशियली फ्रीडम की डेफिनेशन यही है कि किसी के पास बहुत सारी ज़मीन या जायदाद या बहुत सारे फ्लैट्स खरीद खरीद रखे हों, जिससे उसको बैठे-बैठे रेंटल इनकम यानी भाड़ा मिलता रहता है। और दूसरी बात ये भी है कि आप स्टॉक से मार्केट से कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी रिटर्न कमा लो, कितनी भी कंपाउंडिंग कर लो, आपके पेरेंट्स और आपके रिश्तेदार तो आपसे कभी इन्फ्लुएंस होंगे ही नहीं। जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करोगे ना, तो दोस्तों आज का वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है, जिसे आप अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी पेरेंट्स का फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही होता है। क्योंकि आज हम स्टॉक वर्सेस रियल एस्टेट का कंपैरिजन करने वाले हैं और इससे जो पैसे इनकम में हमें मिलता है, मतलब जिस तरह की प्रॉपर्टी खरीदने के बाद हमें रेंट मिलता है, तो इस तरह से स्टॉक में हमें डिविडेंड भी इनकम मिलता है। तो इनको हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि दोस्तों हम सब जल्दी से जल्दी अपने पैसे को, टेंशन को दूर करना चाहते हैं। तो यही 2 रास्ते हमारे पास हैं फाइनेंशियली के लिए, क्योंकि मैंने दोनों जगह पर्सनली या दोनों जगह पे पैसे लगाए हैं, तो मुझे इन दोनों चीज़ों की काफ़ी डिटेल में समझ है। छोटी से छोटी चीज़ों को जो लोग काफ़ी सालों के बाद पता चलती है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल भी होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें बताऊँगी जो आपको स्कूल, कॉलेज और कहानियों में भी सीखने को नहीं मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इन दोनों ऑप्शंस के साथ बेनिफिट्स के बारे में मैं बताऊँगी, फिर लास्ट में आप लोग खुद ही बताइएगा नीचे कमेंट करके कि आपको कौन-सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा। तो अनिल ने अपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदा है, तो जिससे उसको 25,000 का रेंट मिलता है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का सबसे पहला एडवांटेज ये देखते हैं कि इन्वेस्ट करते ही आपको रेंटल इनकम आना शुरू हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और उसके साथ में उसके सारे फ्रेंड्स, रिश्तेदार उसकी सारी तारीफ़ करते हैं कि देखो ये कितना स्मार्ट है, इसने कितना सही फ़ैसला लिया प्रॉपर्टी को बाय करके। दूसरा एडवांटेज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का ये भी होता है कि रियल एसेट होते हैं, मतलब आप घर में रह भी सकते हो, आप लोगों को दिखा सकते हो, इसमें बढ़िया वाला शो ऑफ भी होता है। और अगर आप रिलायंस के 2 शेयर्स खरीदते हो, तो क्या मुकेश अंबानी अपने घर पे डिनर को बुलाने वाला है? जैसे ही अनिल प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, तो उसको काफ़ी सुकून की नींद आती है, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो बात सिर्फ़ पैसों की और प्रॉफ़िट की नहीं होती है, बात पीस ऑफ माइंड की भी होती है। अपना पहले घर खरीदने से के बाद या दूसरा घर, तीसरा घर या इसके बाद अलग-अलग तरह का जो घर खरीदते हैं, उसके बाद पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। तो यह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का तीसरा बेनिफिट है कि एक तरह से ये आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी देता है। इसका रीज़न ये है कि हम सबको पता ही है कि प्रॉपर्टी की प्राइस हमेशा ग्रो होते रहता है और इसका रेंटल इनकम भी फ्यूचर में ग्रो होकर ही मिलता है। तो यह प्रॉपर्टी की फोर्थ बेनिफिट है, आपको इससे काफ़ी स्टेबल इनकम मिलती है। और फिर फिफ्थ बेनिफिट ये है कि स्टेबल इनकम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की भी ज़रूरत नहीं होती है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके जो लोग करोड़पति बनते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अनपढ़ भी होते हैं। और फिर लास्ट बेनिफिट ये है, जो मेरे हिसाब से अच्छा बेनिफिट है, कि प्रॉपर्टी में को आप आसानी से बाय और सेल नहीं कर सकते हो। मतलब एक बार अगर आपने उसको बाय कर लिया, तो आपको आपके पैसे लॉक हो जाते, फिर चाहे आपको कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो, उसे आप सेल नहीं कर सकते। इसलिए चाहे आपकी प्रॉपर्टी कितनी भी कम रेट से ग्रो हो रही हो, अच्छी रेट से ग्रो हो रही हो, आपको इसका कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल ही जाता है, क्योंकि रियल एस्टेट में भी कंपाउंडिंग का पावर कम नहीं होता है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी लोग प्रॉपर्टी से वेल्थ बिल्ड करते हैं और फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर देते हैं, क्योंकि लोग इसमें ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट को
समझ लिया। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बेनिफिट्स मिस कर दिए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। में इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी दिनों से के रिसर्च के बाद मुकेश ने ये डिसाइड किया कि वो 10 अलग-अलग हाई क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और एक अच्छा-सा स्टॉक पोर्टफोलियो बनाएँगे। अब क्योंकि स्टॉक सस्टेनेबल नहीं होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें आप रह नहीं सकते, इसका आप शो ऑफ नहीं कर सकते, तो प्रॉपर्टी की तरह इसलिए मुकेश के पेरेंट्स और उसके कोई फ्रेंड्स भी उसकी कोई तारीफ़ नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता था कि वो अपने पैसे को क्या कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक में इन्वेस्ट करने का आपको कुछ अलग ही टाइप का बेनिफिट मिलता है, जो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जब आपको आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो, तो उसपे आपको 7% की स्टैम्प ड्यूटी लगती है और यह एक तरह का टैक्स होता है जो आपको हर प्रॉपर्टी को बाय करते हुए पे करना होता है। फिर उसपे आप 1% का रजिस्ट्रेशन चार्ज भी देते हो और 1-2% आपको ब्रोकरेज फीस भी लगता है, तो इसका टोटल होता है 10%। तो अनिल ने जो प्रॉपर्टी खरीदी होगी उसका 10% यानी कि 10 लाख उसको अलग से पे कर किया होगा। या तो उसकी प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो 1.1 करोड़ हो गया होगा। अब स्टॉक को बाय करने का कितना कॉस्ट होता है, तो इसका आंसर है ज़ीरो। पहले हम 1% या 0.1% का ब्रोकरेज फ़ीस देना होता था। फिर डिस्काउंट ब्रोकरेज के ऊपर ₹20 का ऑर्डर फ़ी लगता था। फिर चाहे आप कितना भी बड़ा ऑर्डर प्लेस करो, लेकिन अब तो हमारे पास ऐसा ब्रोकरेज प्लेटफ़ॉर्म भी आ गया है, जहाँ पे आपको कोई ब्रोकरेज या एनुअल फ़ीस या मेंटेनेंस फ़ीस और कोई भी हिडन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब एक कंप्लीटली फ्री स्टॉक मार्केट ऐप। स्टॉक को बाय और सेल करते वक़्त आपको बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं लगता है, आपको फिर भी थोड़ी बहुत फ़ीस पे करनी होती है गवर्नमेंट और इस एक्सचेंज को। अब वो क्या है और कितना है, उसे भी हम समझ लेते हैं। आपको एसटीडी यानी सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स लगता है, जो बाय करते हुए 0.1% का होता है। आप इंडिया में किसी भी ब्रोकर या किसी भी ऐप से स्टॉक बाय करो, यह कॉस्ट आपको पे करना ही होता है। उनकी ब्रोकरेज फ़ीस के अलावा 0.1% का मतलब होता है 10 लाख के शेयर को बाय करते वक़्त ₹1000 की फ़ीस देना और ये इन सारे कॉस्ट में से सबसे बड़ा वाला है, जो जैसे सेबी का फ़ीस 1 करोड़ के स्टॉक बाय करने पर ₹10 का होता है और ट्रांज़ैक्शन चार्ज 0.0325% है, मतलब 1 करोड़ के शेयर्स को बाय करने पे सिर्फ़ ₹325। तो ऐसे और भी बहुत कुछ छोटी-मोटी फ़ीस हैं जो इंडिया के सभी ब्रोकरेज प्लेटफ़ॉर्म से होती है। जब भी आप अपने स्टॉक को बाय करने का ऑर्डर प्लेस करते हो, तो ये फ़ीस उसी वक़्त चार्ज हो जाती है। और क्योंकि ये फ़ीस इतनी छोटी होती है कि लोगों को पता भी नहीं चलता है, लेकिन क्योंकि हम एक काफ़ी डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दी कि उस छोटी-सी फ़ीस को एग्ज़ैक्टली कैलकुलेट करने के बाद मैं 1 करोड़ का शेयर्स बाय करती हूँ। मतलब किसी स्टॉक की कीमत मान लीजिए 1000 है और 10,000 शेयर्स बाय किया, तो 10,000 मतलब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, तो इस पे ब्रोकरेज हमें कुछ भी नहीं लगा और टोटल कॉस्ट यानी कि सारे टैक्स को मिलाकर सिर्फ़ ₹10,000 का हो रहा है, जो बेसिकली गवर्नमेंट और एक्सचेंज को जा रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप वही 1 करोड़ की फ़ीस पे इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको सिर्फ़ ऑलमोस्ट 10,000 की फ़ीस लगती है, जो 100 गुना कम है। तो ये था स्टॉक मार्केट का सबसे पहला एडवांटेज कि इसमें आपको कोई हिडन कॉस्ट नहीं मिलता है। बाय करते वक़्त भी और बाय करने के बाद भी जो कॉस्ट आपको लगता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। लेकिन अगर प्रॉपर्टी में बाय करने के बाद भी एक्स्ट्रा खर्च होते रहते हैं, जैसे लोग अक्सर कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो ये स्टॉक का सेकंड बेनिफिट होता है। तो ये स्टॉक का सेकंड बेनिफिट है कि इसमें बाय करने के बाद भी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होता है। अब इंडिया में उसका रेंट 3% का मिलता है, जिसे हम कहते हैं रेंटल यील्ड। अगर आप गूगल करो तो नेशनल रेंटल यील्ड एवरेज इंडिया का आंसर होगा 3% आएगा। कुछ सिटीज़ का कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम 3% के एवरेज को पकड़ लेते हैं। अब इस रेंटल यील्ड का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टीज़ का जो प्राइस होता है उसका कितना परसेंट मिलता है, जो पूरे साल में जैसे अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लोगे, तो उसमें आपको 25,000 की मंथली रेंट मिलता है, जो कि सालाना होता है 3 लाख। तो 1 करोड़ 3 लाख रुपया होता है 3% के हिसाब से, लेकिन यह पूरा 3% यानी 25,000 का रेंट हमारे जेब में तो आता नहीं है। क्योंकि आपको वाटर क्लीनिंग, सिक्योरिटी और ऐसी कई चीज़ सारी कॉस्ट पे करनी होती है, जैसे हाउसिंग सोसाइटी का या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कॉस्ट है, वो लैंडलॉर्ड के खाते में ही आता है। 1 करोड़ का जो प्रॉपर्टी की है, वो आपको 3-4 हज़ार मंथली कॉस्ट आता है। फिर उसके ऊपर आप प्रॉपर्टी पे कलर, इंटीरियर और रिपेयर का खर्चा करोगे, तो 2-4 साल बाद कर लेते हैं, तो अब हमारे पास 25,000 नहीं बल्कि 20,000 हर महीने में बचत है। रेंट का मतलब होता है 2.4 लाख, मतलब जिसको हम 1.1 स्टॉक से हमें 1% का डिफरेंस इनकम मिलता है, प्रॉपर्टी से 2% का, तो अभी प्रॉपर्टी का तो इनकम स्टॉक से ज़्यादा ही। कंपाउंडिंग से एक छोटे से बी को भी एक बहुत बड़े पेड़ में ग्रो कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये चीज़ की बेनिफिशियली फाइनेंशियल वर्ल्ड में समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो मिडल क्लास ट्रैप में फँसे रहते हैं।
तो लोग इस पार्ट को ध्यान से समझिएगा। सेंसेक्स पिछले 20, 30, 40 सालों में 15% के रेट से ग्रोथ तैयार होता है। तो यहाँ पे इस वीडियो के लिए हम स्टॉक मार्केट से 15% ऐड ऑन करेंगे, ज़्यादा नहीं। जबकि एक्चुअली में अगर आपको लगता है कि सेंसेक्स को बीट करना मुश्किल है, तो शायद आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग या स्टॉक के बारे में पता ही नहीं है, जो कंसिस्टेंटली 18-20%, 25% की रेट से पिछले कई सालों में ग्रो होते आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट से लेकर फंडामेंटली एनालिसिस, वैल्यूएशन और स्टॉक मार्केट की कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो इस वीडियो के लिए हम स्टॉक मार्केट से 15% से ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखेंगे। और रियल एस्टेट से भी आप लॉन्ग टर्म में 10% से ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखेंगे। तो आप पूछोगे कि 10% मैंने क्यों, किस हिसाब से कैलकुलेट किया? तो इसका आंसर है प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स। जी हाँ, हमारा सेंसेक्स और निफ्टी होता है जो एक स्टॉक का इंडेक्स होता है, इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टी का भी इंडेक्स होता है जिसमें इंडिया के अलग-अलग सिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ की प्राइस की ट्रैक किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडेक्स 2020 में 90 पॉइंट्स पे था और 2019 पे ऑलमोस्ट डबल हो गया, मतलब 180 पॉइंट पे पहुँचा, लेकिन फिर भी लोग 2 के बाद से नीचे ही जा रहे हैं। 2010 से 2020 तक ये 7% की ग्रोथ पे रेट पे ही रहा। 2010 से 2023 पे ये 5% की ग्रोथ रेट पे रहा, मतलब ये 10% से भी कम ही है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी का मुकाबला रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गया, टेक महिंद्रा। तो अगर आप मुझे यह कहते हैं कि प्रॉपर्टी की प्राइस और उनके फ्रेंड भी बिज़नेस के मुकाबला ज़्यादा स्पीड में बढ़ते रहने चाहिए, तो फिर ये अंबानी, टाटास, बिरलास, ये सब अपने बिज़नेस की को बंद करके अपनी सारी वेल्थ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करते। फिर मुकेश अंबानी रिलायंस जियो, जियो मार्ट, जियो फाइबर और ना जाने कितने सारे न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में इतनी मेहनत करते रहते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ नोटिस की होगी कि फार्मर्स की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में सभी बिज़नेसमैन ही होते हैं। यानी शेयर होल्डर्स आपको कोई प्रॉपर्टी ओनर्स नहीं मिलेंगे। तो इसका रीज़न ये है कि बिज़नेस में ज़्यादा रिटर्न पॉसिबल होता है, क्योंकि आप नए-नए मार्केट में एंटर होते हो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तो मार्केटिंग करते हो और प्रॉफ़िट बढ़ाने का बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इसलिए पहले साल पे मुकेश को स्टॉक से जो बेनिफिट मिला, जो डेबिट मिला, वो 1% का था। मतलब 1 लाख, और अनिल को प्रॉपर्टी से सारे एक्सपेंस को निकाल के 2% का करंट मिला। मतलब 2 लाख तो अभी भी अनिल की प्रॉपर्टी से मिल रहा है, वो मुकेश के स्टॉक्स के डिफरेंस में डबल है, 2 गुना है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी इंसान जब चीज़ देखेगा तो ये यही कहेगा कि प्रॉपर्टी बेस्ड है, इसमें कंपैरिज़न नहीं है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर आप 10% के बदले 15% के रेट से आप इन्वेस्टमेंट ग्रो करते हो, जैसे मुकेश ने स्टॉक पोर्टफोलियो को ग्रो करने में 15 साल बाद ही आप देख सकते हो कि किस स्टॉक से डिफरेंट इनकम प्रॉपर्टी के रेंट से ज़्यादा हो गई है। भले ही वह प्रॉपर्टी के रेंट 2% का है, तो भी वह 1% का डिफरेंट अमाउंट उससे ज़्यादा ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसका आंसर है पावर ऑफ वेल्थ कितना स्पीड से ग्रो हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि इसलिए ये रिच बिज़नेसमैन और दुनिया के अमीर लोग दिन-प्रतिदिन सबसे ज़्यादा अमीर से अमीर होते जाते हैं और मिडल क्लास लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि रिच लोगों को ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने में स्टॉक में इन्वेस्टेड होता है और मिडिल क्लास लोग अपनी सबसे बड़ी वेल्थ प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो अनिल और मुकेश का इनकम डिफरेंस फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मुकेश को 1% का स्टॉक वाइब्रेट, अनिल का 2% के दो रेंट से डबल, ट्रिपल और मल्टीपल हो जाएगा। और इसलिए रिच और मिडिल क्लास लोग का गैप भी फ्यूचर में बढ़ता ही रहेगा। यानी कि रिच लोग और अमीर बनते रहेंगे, मिडिल क्लास लोग और ज़्यादा स्ट्रगल करते रहेंगे। सब लोग प्रॉपर्टी लेकर आराम करेंगे, और अगर कोई बिज़नेस ही नहीं करेगा तो जॉब्स कैसे मिलेंगी, और अगर जॉब्स नहीं मिलेगी तो फिर लोग रेंट पे कैसे करेंगे? कैसे महँगी-महँगी प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे? लोग पैसा कहाँ से लेके आएँगे? तो इसलिए ये बिज़नेस यानी स्टॉक पूरे इकोनॉमिक्स के पिरामिड पर सबसे टॉप पर होता है। और होना भी चाहिए कि इसको मैनेज करना काफ़ी ईज़ी होता है, जिसको जैसे रेंट आपको हर महीने लेने जाना पड़ता है। बहुत सारे प्रॉपर्टी ओनर्स का सपना होता है कि उन्हें बिना माँगे उनका रेंट बैंक अकाउंट में मिल जाए। क्योंकि काफ़ी बार रेंट डिले हो जाता है, क्योंकि वो किराएदार की जॉब चली जाती है या उनके फैमिली में कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है। लेकिन डिविडेंड आपको बिना बोले मिल जाता है। फिर उसे एग्रीमेंट को आपको प्रॉपर्ली रजिस्टर करना होगा, जिसकी एक अलग फ़ीस और स्टाम्प ड्यूटी लगती है। तो इसलिए लोगों को इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि लोग अक्सर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही बनाते हैं, ताकि फ़ीस कम हो जाए। तो उसके लिए 11 महीने की प्रॉपर्टी ओनर को एक बार तो वहाँ जाना ही पड़ता है, जहाँ वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो न ऐसे में अगर आप अपने सिटी को चेंज करते हैं या कहीं घूमने जाते हैं,
तो आपको उसकी काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि अगर आपके पास 1-2 प्रॉपर्टी है तो शायद आपके लिए इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी है तो फिर ये सब बड़ा इश्यू हो सकता है क्योंकि ऐसे में क्या होता है काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे लोगों को मैं ऐसे जानती हूँ जिनके पास कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका पूरा दिन उन प्रॉपर्टी को मैनेज करने में ही चला जाता है। तो मेरे हिसाब से तो फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफ़िनेशन को तो मैच नहीं करता है क्योंकि आप एक लोकेशन पे जाते हो, आपको प्रॉपर्टी को मैनेज करने से लेके पूरा ट्रांज़ैक्शन को खुद ही मैनेज करना होता है और फिर अगर आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ को अर्जेंटली सेल करना है, तो फिर उसका उसको आपको लॉस में ही सेल करना होगा। जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू यानी सही कीमत आपको 50 लाख रुपए है और आपको अर्जेंटली सेल करना है तो उस कीमत पे आपको 5-10 लाख का लॉस तो लेके उसको सेल करना ही पड़ेगा। आपको कोरोना वायरस के बीच में अपना 50 लाख का प्रॉपर्टी बेचना होता तो उस टाइम पे आपको 50 लाख तो क्या आपको 40 लाख भी देने को कोई रेडी नहीं होता। फिर स्टॉक मार्केट की फिर और बड़ा एडवांटेज ये है कि मान लीजिए अगर आपको बहुत मेहनत करके 10-15 साल में एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हो तो ये एक बहुत बड़ा गैम्बल हो सकता है क्योंकि वो आपको एक प्रॉपर्टी आपकी लाइफ टाइम की इन्वेस्ट लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप सिर्फ 10,000 का इन्वेस्ट करते हो तो आप उसको भी मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो तो दोस्तों आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाला ज़्यादा रिस्क ले रहा है या फिर 15 स्टॉक और इंडेक्स में इन्वेस्ट करने वाला। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ तक के इस स्टॉक और रियल एस्टेट में कंपैरिजन करें तो एक ब्रांड नज़र आ रहा है। तो देखिए इन दोनों ऑप्शन से वेल्थ क्रिएट हो रहा है और इनकम भी जनरेट हो रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 1 करोड़ की विरासत कितने लोगों को मिलती है? क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में मैंने 1 करोड़ का एग्ज़ाम्पल दिया था, लेकिन जिसको इतना पैसा अपनी फैमिली से मिल गया तो उसको वैसे भी पैसों की टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है? लेकिन जो बाकी के लोग हैं जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने पेरेंट्स से करोड़ तो क्या लाखों रुपए भी नहीं मिलते हैं। तो इसलिए स्टॉक मार्केट का सक्सेस और सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यहाँ पे आप एक बहुत ही छोटे अमाउंट भी इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो प्रॉपर्टी रिच लोगों को रिच बनाती है और मिडल क्लास लोगों को और ट्रैप में फँसा देती है क्योंकि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है तो वो लोग इसके लिए लोन लेते हैं और फिर वो उसके लिए 20 साल 25 साल या अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं। जो प्रॉपर्टी 10 से 12-15% की रेट से ग्रो होती है उसके लिए वो 8 से 10% का इंटरेस्ट बैंक को दे देते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि इसमें वेल्थ क्रिएट होगी कैसे? जितनी ग्रोथ आपको मिलने वाली थी उतना तो आपने इंटरेस्ट पे कर दिया बैंक को। इसके साथ में लोग लोन का स्ट्रेस अलग से लेते हैं जिससे लोग अपनी लाइफ में और करियर में ही सही फैसला भी नहीं ले सकते, जिसकी ज़्यादा डिटेल्स मैंने इस वीडियो में कर रखी है। तो स्टॉक मार्केट आपको मौका देती है बिना लोन के झंझट से डायरेक्ट फर्स्ट दे रही है और अपनी वेल्थ शुरू कर दीजिए और आपको जितनी कैपेसिटी है आपके हिसाब से उतना इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि नो डाउट स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और फाइनेंशियल स्मार्टनेस की ज़रूरत है। इसलिए मेजॉरिटी लोग स्टॉक मार्केट में आके लालच के चक्कर में ट्रेडिंग करने लगते हैं और अपने कीमती पैसे को बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए अगर आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखना है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे ही ज़्यादा फोकस करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पास 1 करोड़ रुपए अगर आ जाते हैं तो आप इतना बड़ा अमाउंट कैसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक में या प्रॉपर्टी में और क्यों? और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैंने कितना स्टॉक इन्वेस्ट किया है और कितनी प्रॉपर्टी में, तो उसे भी नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो में 1 हफ्ते में 10,000 लाइक आएँगे तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे दूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए ताकि आपको भी फाइनेंशियल एजुकेशन मिले। वीडियो